एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि थंबनेल से कि आज हमने डिस्कस करना है कि हाउ डू आई क्लियर माय सीटेट एग्जाम, किस तरीके से मैंने अपना सीटेट एग्जाम क्लियर किया और कितने मार्क्स आए। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो कि आप सीटेट 2025 को देते हुए हमेशा अगर याद रखें तो आई विल डेफिनेटली से कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और एक एक बारीकी से चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना जो भी आपको लगता है कि हाँ इस चीज से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। और अगर इस वीडियो को देखकर आपने पेपर दिया तो आई कैन डेफिनेटली से कि ये 80% चीजों को तैयार करने में आपको हेल्प करेगा। राइट, तो पहले तो आप ये मार्कशीट देख लो। ठीक है, इसके अंदर रोल नंबर वगैरह मैंने हटा दिया है। सो आई क्वालिफाइड ऑन 2019। ठीक है, बहुत पहले क्वालिफाई किया था, उसके बाद सीटेट हो गया था लाइफ टाइम। राइट, तो अगर आप यहाँ देखो चाइल्ड पेडागोजी में in PRT I got 29 and many of the students got 30 also। तो पेपर टू में 29 आया जो कि थोड़ा सा ज्यादा लेवल का होता है और जो पेपर वन है उसमें 24। अब आप ये यहाँ देखकर ही सोच लो कि हाँ इतने ज्यादा कैसे हो गए, हाँ इतने कम कैसे हो गए। जो भी कैंडिडेट्स पेपर वन और पेपर टू दे रहे हैं ना, हमेशा पेपर वन को पढ़ने के बाद जो पेपर टू के क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, काफी हद तक सिमिलर होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, मैथ्स बहुत इजी आती है पीआरटी की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ मैथ्स एंड साइंस की, तो क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मेरे यहाँ पे मैथ्स में कुछ खास नंबर नहीं थे। बट यस, साइंस में मेरा जो बैकग्राउंड था तो आई गॉट 23। ठीक है जी, अगर आप ईवीएस की बात करें तो ये हो गया 70। और यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें साइंस में 23, लैंग्वेज में 20 थे, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही थे, और हिंदी में 21, 23। आई होप आपको इजी और मुश्किल वाला पता है। अगर आपने पेपर वन में हिंदी भरा है तो हिंदी बहुत डिफिकल्ट आएगी। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान में रखना कि जिसको आप डिफिकल्टली टैकल कर सकते हैं उसको पेपर वन में हमेशा रखना। तो आई वॉज लाइक कि मेरा लैंग्वेज वन इंग्लिश ही हूँ तो मैंने इंग्लिश ही रखा क्योंकि मेरे को इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल था एज कम्पेयर टू हिंदी। ठीक है, तो इसमें 106 नंबर थे, इसमें 108, तो लगभग लगभग सेम ही थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ 75 या इतने परसेंटेज बनते थे। राइट, तो आई वॉज सेटिस्फाइड। उस टाइम पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सेट होता था। ठीक है, अब लेट इज एग्जाम द सीट अंडरस्टैंड द सीटेड एग्जाम पैटर्न। आपको इतना तो पता है कि दो पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है क्लास 1 to 5 के लिए, दूसरा पेपर होता है जिसको हम पीआरटी के लिए बोलते हैं। राइट, अब ये पीआरटी के लिए आपके पास बीएलएड होनी जरूरी है। ठीक है, अगर आपको काम करना है किसी भी सीबीएसई स्कूल्स में, राइट, या फिर केंद्रीय विद्यालय वगैरह में, बीएलएड होना या फिर डीएड होना। और अगर आप पेपर टू की बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा इसके लिए बीएड। ठीक है, अगर आपके पास बीएड है तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चेंजेस आ चुके हैं, उसको ध्यान में रखना। 9-10 के लिए नहीं होता, 11-12 के लिए नहीं होता। 150 में एमसीक्यूज होते हैं, 1 मार्क के, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सीडीपी जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू मैंने अभी बताया। लैंग्वेज वन सोच समझ के चूज करना, जो अच्छे से आती है उसे लैंग्वेज वन, फिर वो हायर लेवल की आती है लैंग्वेज टू कम। मैथ्स और साइंस अगर बनेगा आपका या फिर एसएसटी बनेगा पेपर टू के लिए, अगर पेपर वन है तो ईवीएस का टाइम रहता है 2.5 घंटे पर पेपर। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप समझते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। अगर आपको सिलेबस अच्छे से देखना है तो CTET.nic.in के ऊपर सिलेबस है, वहां देख लेना। पेडागोजी पे सबसे ज्यादा काम करना है। अब आप बोलोगे कि मैम पेडागोजी की अगर हम बात करें ना तो पेडागोजी मैथ्स की कोई नहीं कराता, इंग्लिश की कोई नहीं कराता, बट मैं चैनल पर एक काम करूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी जो कि मेरा ही बनाया हुआ मैथ्स पेडागोजी के ऊपर सिलेबस वाइज। अगर आप देखेंगे इट इज सिलेबस वाइज। देखो सिलेबस तो चेंज होगा नहीं अगर मैंने 2024 में वो कंटेंट बनाया है या 2023 में। ठीक है, तो वो सिलेबस वाइज पेडागोजी है, इवन मॉक टेस्ट भी डले हुए हैं तो आप जाके पढ़ सकते हो। इवन आप मानेंगे कि ईवीएस का सारा सिलेबस दिया हुआ है चैप्टर वाइज। राइट, फैमिली, वाटर, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, एनिमल्स, हर चीज चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप बोलेंगे कोई भी चीज अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस यू लिंक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, या फिर मैं उसकी एक प्लेलिस्ट पर क्रिएट करा दूंगी। सो ये इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पेडागोजी पे सबसे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ और एनईपी, रिसेंटली मैंने एनसीएफ और एनईपी पर एक वीडियो डाली है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके डाला है, उसको अच्छे से पढ़ लो एंड यू वॉन्ट बिलीव कि एनईपी और एनसीएफ के ऊपर इतनी डिटेल्ड वीडियो आप कहीं पे नहीं देखोगे, आप वहां पे जाकर चेकआउट करना। ठीक है, अवॉइड स्किपिंग लो वेटेज टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वो भी बहुत ही अच्छे से। ठीक है जी, सिलेबस पता लग गया तो सबसे पहले तो ना आप सिलेबस का प्रिंट निकलवाना।
ठीक है, कोशिश करो कि एक सिलेबस का प्रिंट निकलवा लो। उससे क्या होता है ना, सिलेबस का जब आपके साथ में हार्ड कॉपी होती है, उस हार्ड कॉपी में अच्छा ये फर्स्ट कंपोनेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया टिक, एंड सारा का सारा कंटेंट चैनल पे बना हुआ है, उसको करते करते आप टिक करते जाइए। इवन मैथ्स पेडागोजी को भी इस तरीके से टिक करते चले जाइए। ठीक है, तो जब आप उसको टिक करते हुए चले जाएंगे, उसके बाद पहले सिलेबस करिए, उसके बाद हम करेंगे PYQ, उसके बाद हम करेंगे मॉक टेस्ट। क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप पहले मॉक टेस्ट कर लो, वीडियोस देख लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपको फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं और अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता और आपने इस तरीके से स्टडी नहीं करी ना, तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। क्योंकि हम सिलेबस करते हैं तभी तो हम PYQ करने लायक होते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा और आप उसी के MCQ करें, ठीक है, उसी के मॉक टेस्ट करिए सिर्फ उस टॉपिक का। ठीक है, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको साइट अच्छी लग रही है आप वहां से करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने टॉपिक पे टिक लगाया है ना, आप बेशक गूगल पे सर्च करिए, बेशक यहाँ पे चैनल पे सर्च करिए, इट्स ऑसम लर्निंग डालकर आप उस टॉपिक का नाम डालिएगा आपको, या फिर चैनल पर जितनी भी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है उन पर जाके देखिएगा, हर टॉपिक के आपको MCQs अवेलेबल है, राइट। थ्योरी जितनी भी है उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टाइम दो कि आज मैंने CDP करना है, आज मैंने, और कोशिश करो CDP को ज्यादा टाइम दो, एक लैंग्वेज को टाइम दो और एक आप अपना सब्जेक्ट SST है तो SST में क्या हिस्ट्री करेंगे, सिविक्स करेंगे, क्या करेंगे, राइट। ऐसे ही अगर साइंस है तो साइंस में क्या करेंगे, राइट, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस की भी पर्टिकुलर वीडियोस आए स्पेसिफिक टॉपिक की, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अपने आप को इवेल्युएट करना है, बहुत सारे ना ऐसे एप्स हैं जो कि आपको आपका स्कोर दे देते हैं। जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं उन वीडियोस के ऊपर, उन वीडियोस के अंदर जितने भी मॉक क्वेश्चंस दिए हैं, आप बिना क्वेश्चंस के, मतलब बिना आंसर्स बताइए, पहले उसे सॉल्व, पॉज करके सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर आता है लास्ट में अपना कमेंट में स्कोर लिखिए, या फिर अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए एक स्कोर लिखिए डेली का, राइट, कि मेरा आप फर्स्ट डे स्कोर इतना था, सेकंड डे इतना था, थर्ड डे इतना था। और प्लीज एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट का मतलब क्या है कि आपने एक लिस्ट बनाई, 1 2 3 4 कैलेंडर बना लिया, ठीक है। और जब आप 1 लिख रहे हैं तो इसके नीचे आज आपने ये किया, ठीक है, टॉपिक के साथ उसके PYQ किए या फिर उसके मॉक टेस्ट की, उस पर टिक करिए। और डेली आपने टॉपिक के साथ उस टॉपिक के रिलेटेड MCQ करने ही करने हैं। ये कोई नहीं बताएगा कि आपको टॉपिक के साथ MCQ कर लोगे ना तो आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा। आपने पूरा सिलेबस कर लिया और आप उसके मॉक टेस्ट कर रहे हो पूरा सिलेबस करने के बाद, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप को डेली, वीकली और डेली इवेल्युएट करें। वीकली में जितना सिलेबस हो गया उसको, और डेली में जो जो आप डेली कर रहे हो उनको, ठीक है, राइट। अगर आपको मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, सो यू कैन चेक आउट ऑन द चैनल, राइट। ज्यादा थ्योरीज पे क्वेश्चंस आते हैं, फुल ऑन थ्योरीज की वीडियोस भी चैनल पर हैं, प्याजे, वेगोस्की, कोलबर्ग, वो सारा पढ़िए। इंक्लूसिव एजुकेशन, FLN, एक वीडियो में FLN पे जरूर बनाऊंगी, ठीक है। उस पे CCE पर क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर, राइट। सो इवैल्यूएशन के ऊपर, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, पेडागोजी को डेली पढ़ना है। 60 मार्क्स की पेडागोजी आएगी और बहुत इजीली मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो MCQ और मॉक टेस्ट डेली, मैं बता चुकी हूँ, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड वन मोर थिंग जो आपको बहुत ही कम जगहों पे मिलेगा, एक नोटबुक होनी चाहिए सिलेबस की, एक नोटबुक होनी चाहिए मॉक टेस्ट की। अब आप कहोगे कि मॉक टेस्ट की नोटबुक की क्या जरूरत है। लेट सपोज आपने चैनल पे कोई क्वेश्चन पढ़ा, किसी भी चैनल पे आपने कोई क्वेश्चन का मॉक टेस्ट किया, वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग था आंसर में, उस क्वेश्चन को लिखो, उसका आंसर लिखो। अगर आप चाहते हैं कि मैं एट द एंड फोटोज डाल दूं कि मेरी जो मॉक टेस्ट वाली कॉपी थी और सिलेबस वाली कॉपी थी दोनों अलग थी, मॉक टेस्ट वाली कॉपी में जितने भी मैंने प्रैक्टिस करे, ऐसा तो जरूरी थोड़ी अगर मैंने 50 क्वेश्चन करे तो 50 के 50 मेरे ठीक होंगे, 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन ठीक होंगे। जो 15 मुझे नहीं आते थे उनको इन कॉपी में लिख कर रखो, फिर जब आप उनकी रिविजन करोगे, क्योंकि जो आते थे उनको तो जरूरत नहीं है, बट जो नहीं आते थे वो आप यहां से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी आप ऐप यूज करो, अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है, अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हो। PYQ सीटेट की साइट पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं PYQ की वीडियो डालूं, वो भी डाल दूंगी। मिस्टेक्स को एनालाइज करो टेस्ट के बाद। अब ये जो मिस्टेक्स एनालाइज हो रही है ना आपकी, वो इस न्यू नोटबुक से ही होंगी, ठीक है। जो आप न्यू नोटबुक बनाएंगे मॉक टेस्ट वाली, कि ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखो, ओनली ओनली आंसर्स को लिखो और उसका रीजन भी लिखो कि इस रीजन की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा, इस तरीके से चाहे आप HTET करिए, CTET करिए, कोई भी पेपर करिए, आई कैन नॉट बिलीव कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, पूरा पूरा सेंटेंस मत लिखिए, जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सीधा लिखिए नेम, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ZPD,
ठीक है, ठीक है, किसने दिया? वेगोस्की ने दिया। आपने ऊपर वेगोस्की की अगर आप लिख रहे हैं तो ऊपर वेगोस्की लिखो, उसके नीचे जेडपीडी लिखो, स्कैफोल्डिंग लिखो, टर्म्स याद रहनी चाहिए। ठीक है, वेगोस्की की थ्योरी किसके साथ मैच करती थी? ब्रूनर के साथ मैच करती थी। ठीक है, और क्या दिया था उन्होंने? मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसे शॉर्ट टर्म्स लिखो, राइट। पूरा पूरा सेंटेंस लिखोगे तो काम नहीं होगा। वीकली रिवाइज करो, एक्टिवली रिकॉल करो एंड अवॉइड करो न्यू टॉपिक बिफोर एग्जाम्स। जो आपकी दोनों नोटबुक बनी है ना, एक सिलेबस वाली, एक मॉक टेस्ट वाली, ठीक है, उन दोनों को अच्छे से करो। डेली ग्रामर की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, कोई भी ग्रामर की एक बुक ले लो। स्पेसिफिकली आई विल रिकमेंड 7th या 8th की ग्रामर की बहुत अच्छी बुक्स आती है, उनको पढ़ो। एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन के ना बहुत सारे, आप गूगल पे लिखो कि कॉम्प्रीहेंशन दे दे आपको, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मिल जाते हैं। ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रामर को आप बुक से कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आप कम फोकस करेंगे तो भी चलेगा। लैंग्वेज पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने चैनल पे फोकस किया था कि लैंग्वेज की पेडागोजी की थ्योरी कराऊं। टीएलएम थ्योरी थी, सीएलटी थ्योरी थी, सारी थ्योरीज चैनल पर डली है। तो आप जाके देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस तो इसी चैनल पे पूरा हो गया है। और प्लीज पॉजिटिव रहो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, नोट्स रेडी रखो एग्जाम डे में। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, उनको अटेम्प्ट करो। स्टे कॉन्फिडेंट इन काम। एंड फाइनली एक चीज को सबसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना, जो जो प्रायर हुआ, अ डे प्रायर टू योर एग्जाम, उस दिन आप अपनी सिलेबस वाली नोटबुक पढ़ेंगे। उस दिन आप अपनी पीवाई क्यूज पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस जो आपने मॉक टेस्ट वाली नोटबुक में लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाएंगे, राइट। हो सकता है तो पीवाई क्यू के अगर प्रिंट है तो पीवाई क्यू लास्ट 5 years के उठाओ। ठीक है, और उन पीवाईक्यू को करके देखो। चैनल पे ऑलरेडी पीवाईक्यू की वीडियोस बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और हैव योर गुड मील। ठीक है, अगर मील अच्छा खाओगे, रात को टाइम से सोओगे, सुबह टाइम से उठोगे, तो ऑब्वियसली आपका पेपर फिजिकली अच्छे रहेंगे तो आप मेंटली भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। आपका इमोशन भी अच्छा हो जाएगा। फोन को थोड़ा अवॉइड करो, राइट। जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस आप लगते हैं उनको डिलीट कर दो, राइट। थोड़े टाइम की बात है, वंस इट इज डन देन आपके लिए लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट बन जाएगा, है ना। और उसके बिना तो आपको पता ही है कि कहीं पे भी आप कोई जॉब नहीं ले सकते हैं टीचिंग में। सो this was my strategy to perform specifically in CTET, and even if I say HTET also same strategy I followed in both of the exams. So I will recommend कि अगर आप ये strategies करते हैं so definitely आपको ये वीडियो से फायदा मिलेगा। इसी strategies को अपनाइए। and if you find this video productive तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, right। and अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज comment down, I will definitely take your questions in the comment। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।